नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज इंडियन एविडेंस एक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट सेक्शन 24 से 30 तक जो जुर्म ए इकबाल क्या कहता है, जुर्म ए इकबाल, आपने जुर्म का इकबाल किया है, मतलब जुर्म को कबूल किया है कि मैंने अपराध किया है, या ये कोर्ट की भाषा में कहते हैं जुर्म इकबाल और आपकी साधारण भाषा में इसको बोला जाता है संस्वीकृति। कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को करने के तथ्य अपराध को करने की हाँ बढ़ना संस्वीकृति है, या उन सभी कार्यों के लिए सहमति देना जिनसे मिलकर अपराध बनता है वो संस्वीकृति है। जैसे एक तो मैं कहता हूँ कि मैंने ए नामक व्यक्ति का गलती से मर्डर कर दिया, एक तो ये फैक्ट हो गया कि मेरे से चाकू लगा और उसका मर्डर हो गया मेरे से। एक मैं कहूं कि मैंने देखो किसी जगह पे बम तो नहीं फोड़ा, पर जो बम के लिए एसिड यूज किया गया था वो एसिड मैं ही खरीद के लाया था दुकान से। तो एक तो क्या है कि मैंने डायरेक्ट अपराध को कबूल किया, दूसरा अपराध जिनसे बनता है, जैसे बम बनने के लिए 3-4 आइटम चाहिए होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह जो भी, तो उनमें से कोई भी एक तत्व अगर मैंने प्राप्त किया है उससे बम बनाए तो मैं उन तथ्यों को स्वीकार कर रहा हूं जिनसे मिलकर अपराध का कथन हुआ। तो यह कहलाता है संस्वीकृति। संस्वीकृति को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी परिभाषित नहीं किया, पर 2-3 केस है जहां पर इसको परिभाषित किया है। पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर केसों पे चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एपीओ के अकॉर्डिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, यह क्वेश्चन 100% आएगा। क्या उत्प्रेरणा धमकी वचन, उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। किसी ने किसी को उत्प्रेरित किया कि तू उत्प्रेरित किया कि तू संस्वीकृति कर लो, या किसी ने धमकी दी कि तू संस्वीकृति नहीं करेगा तो तेरे बेटे को मार दूंगा, या किसी ने वचन दिया कि तू संस्वीकृति कर लेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। इन 3 प्रकार की अगर कोई संस्वीकृति है तो दंडिक कार्रवाई में रिलेवेंट नहीं होती, अदरवाइज रिलेवेंट हो जाती। अब ये बताएगा कि इन संस्वीकृति को किसके द्वारा करवाया जाना चाहिए। धारा 24 पढ़ते हैं कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। कब विसंगत होती है? यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में ऐसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई थी जो किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया था। कि अगर किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है दंडिक कार्रवाई में, तो पहला यह कि केवल क्रिमिनल मामलों में संस्वीकृति होती है या दंडिक कार्रवाई में। तो किसी व्यक्ति ने दंडिक कार्रवाई में संस्वीकृति की है तो उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह उस अभियुक्त ने जिसके विरुद्ध हमने उस अपराध का आरोप लगाया है किसी उत्प्रेरणा के कारण, धमकी के कारण या वचन के कारण की है, और ऐसी उत्प्रेरणा धमकी वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से, प्राधिकारवान व्यक्ति अथोराइज पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई ना कोई अथॉरिटी थी और उसके द्वारा ऐसी उत्प्रेरणा धमकी और वचन दी जिसके प्रभाव में आकर उस व्यक्ति ने क्या किया, संस्वीकृति की। तो किसी प्राधिकार व्यक्ति की ओर से दिया गया था और न्यायालय की राय में यह पर्याप्त था कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि उसे युक्त प्रतीत होने वाला आधार देती है कि उसे करने से अपने विरुद्ध कार्रवाई में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप से किसी बुराई का अपवर्जन कर देगा या परिवर्जन कर देगा। तो किसी व्यक्ति ने यदि संस्वीकृति इस कारण की है कि उसको किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से या तो उत्प्रेरणा मिली है या धमकी मिली है या वचन मिला है, और न्यायालय को लगता है कि उस प्रॉपर मामले में उस प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से उत्प्रेरणा धमकी या वचन जो दी गई थी वह इतनी पर्याप्त थी कि अभियुक्त व्यक्ति को उस समय यह अनुमान हो गया था कि यदि वह ऐसी संस्वीकृति करता है तो अपने विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई फायदा मिलेगा उसे, या किसी बुराई के परिवर्जन कर देगा, किसी बुराई से उसको बचा लेगा। ऐहिक का मतलब होता है सांसारिक रूप से। ऐहिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक।
तो सांसारिक रूप से उसे कोई फायदा प्राप्त होगा। जैसे मान लो उसे लगा कोर्ट की तरफ से जज साहब ने क्या वचन दिया कि अगर तुमने अगर सच में अपराध किया और तुम स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, फ्री कर दूंगा। अब जज प्राधिकारवान व्यक्ति है, उस मामले में प्राधिकार रखता है जजमेंट देने का। अब उसकी तरफ से कोई वचन दिया और वचन के अधीन अभियुक्त ने संस्वीकृति कर ली तो यह संस्वीकृति रिलेवेंट नहीं है। धारा 24 कहती है मना करती है, क्योंकि यह प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से वचन के कारण है। मैंने किसी व्यक्ति ने अपराध किया था और मैं उस व्यक्ति के बच्चे के सिर पे गन रख के कहता हूं कि ये बच्चा को गोली मार दूंगा अगर तूने कल कोर्ट में अपराध की संस्वीकृति नहीं की। अब मैं प्राधिकारवान व्यक्ति हूं क्योंकि उसके बेटे पर मैं पूरी कस्टडी रखे हुआ हूं और अगर उसने संस्वीकृति नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो उसने क्यों किया? क्योंकि उसको बेटा बचाना था, इसलिए उसने संस्वीकृति कर दी। तो कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन जो किसी अथोराइज पर्सन के द्वारा दिया गया है, जो उस मामले में न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति उस अथोराइज पर्सन के द्वारा अगर ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया है तो उससे अभियुक्त व्यक्ति को यह विश्वास हो गया या युक्तियुक्त या आधार प्रदान करती है उस अभियुक्त व्यक्ति को कि वह अपने विरुद्ध कार्रवाई में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर देगा। लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। बात इतनी सी है कि प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से अगर ऐसी संस्वीकृति दी गई है तो ऐसी संस्वीकृति इरिलेवेंट होती है, अदरवाइज रिलेवेंट होती है। अगर किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने उत्प्रेरणा, धमकी, वचन नहीं दिया, उसके अलावा आपने अपनी इच्छा से आकर कोर्ट में आकर किसी अपराध के तथ्यों को स्वीकार किया तो ये एक रिलेवेंट संस्वीकृति मानी जाएगी, रिलेवेंट कन्फेशन मानी जाएगी। तो अथोराइज पर्सन की तरफ से दी गई किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस के कारण किसी व्यक्ति ने कन्फेस किया है तो वो कन्फेस इरिलेवेंट होती है। अदरवाइज किसी व्यक्ति ने कोर्ट में कोई भी कन्फेशन किया है तो ऐसा कन्फेशन रिलेवेंट होगा। धारा 24 समझ में आ गई होगी। एक केस था प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान। प्यारेलाल भार्गव महोदय वर्सेस राजस्थान का केस 1963 का यह केस था। इस केस में प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति को समझाया था कि प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है। प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति पर यह इंपॉर्टेंट केस था के समक्ष संस्वीकृति पे संस्वीकृति होती क्या है? स्टीफन महोदय जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है उन्होंने इसको परिभाषित किया था कि संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति होती है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और उस व्यक्ति ने ऐसे कथन के द्वारा या तो यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपराध किया है या ऐसे कथन से यह अनुमान निकलता है कि उसने अपराध किया है, तो ऐसा कथन संस्वीकृति कहलाएगा। तो स्टीफन के अनुसार संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति है जिस व्यक्ति पर किसी अपराध का अभियोग है या किसी अपराध का आरोप है और उसने ऐसे कथन द्वारा या तो यह स्पष्ट कर दिया कि उसने अपराध किया है या उससे यह अनुमान निकलता है कि उसने अपराध किया है, तो यह संस्वीकृति है। और प्रिवी काउंसिल ने इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया था। प्रिवी काउंसिल क्या होती थी? 1950 से पहले जब भारत के किसी भी बड़े हाई कोर्ट्स के द्वारा जजमेंट दिया जाता था तो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं था 1950 से पहले, तो ऐसे सभी कोर्टों की अपील इंग्लैंड का प्रिवी काउंसिल कोर्ट में होती थी। तो जैसे अभी के समय सुप्रीम कोर्ट है, उस समय प्रिवी काउंसिल सबसे बड़ा कोर्ट हुआ करता था जो इंग्लैंड में होता था, और भारत का कोई भी जजमेंट भारत के बड़े से बड़े कोर्ट ने दिया है उसको प्रिवी काउंसिल में चैलेंज किया जाता था। तो स्टीफन की परिभाषा को प्रिवी काउंसिल ने स्वीकार नहीं किया। फिर प्रिवी काउंसिल ने एक केस था पाकला नारायण स्वामी। क्या नाम था? पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर। 1939 का यह केस था। इस केस में जजमेंट के साथ संस्वीकृति को परिभाषित किया। क्या कहा कि संस्वीकृति ऐसी हो
जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर 1939 का प्रीवी काउंसिल का केस था। जस्टिस एटकिन इसकी सुनवाई कर रहे थे और इस केस में क्या जजमेंट दिया, गेट खोलना मेरा बाहर से, ओम जी मेरा गेट खोलना बाहर से, ओके। तो क्या पाकला नारायण स्वामी एम्परर के केस में एटकिन महोदय ने क्या कहा कि संस्वीकृति को परिभाषित करते हुए कहा कि या तो संस्वीकृति ऐसी हो जिससे अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो, तो वो क्या कहलाएगी, संस्वीकृति कहलाएगी। धारा 25 पढ़ते हैं, क्या कहती है धारा 25 कि पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाना। पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाना कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति को, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। इन्होंने शुद्ध मना कर दिया कि ये अभियुक्त ने अगर किसी भी पुलिस वाले से कोई संस्वीकृति की है तो वो साबित नहीं की जा सकती, रिलेवेंट नहीं होगी। अब आपको क्या कहेंगे को जो प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको ऐसे कैसे स्टेटमेंट दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, पहला ऑप्शन आता है ए, रिलेवेंट नहीं होगी, दूसरी संगत हो सकेगी, रिलेवेंट हो सकेगी, तीसरा साबित की जा सकेगी, फोर्थ साबित नहीं की जा सकेगी। तो ये शब्द पकड़ लेना, एग्जैक्ट साबित नहीं की जा सकेगी। क्या साबित नहीं की जा सकेगी, रिलेवेंट है, इरिलेवेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं। धारा 25 ने एक बात की है कि पुलिस ऑफिसर से अगर आपने कोई भी कन्फेशन की है तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा, कोर्ट में मना करती है। 100% ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है और प्री में पूछा जाएगा, इसको लॉक करके रख लेना धारा 25 का ये प्रश्न। तो पुलिस ऑफिसर से आपने कोई कन्फेशन किया है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकेगा। तो आप पुलिस से भले ही सीधा कह दो कि मैंने मारा है, ये मैंने मारा है, ऐसे मारा है, ऐसे मारा है, सब कुछ बता दो, उसको कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। तो जैसे ही पुलिस से कोई व्यक्ति अपराध को स्वीकार करता है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है उसको मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट महोदय से कहती है कि ये व्यक्ति अपराध को स्वीकार करना चाहता है, आप इसका स्टेटमेंट लिखो। और मजिस्ट्रेट ऐसा स्टेटमेंट 164 के 1 में लिखता है। विदाउट ओथ होता है, बिना शपथ के ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाता है। अभियुक्त को कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाएगी। एक ही अवस्था में दिला सकते हैं जब 315 का स्टेटमेंट सीआरपीसी में देखता है। सीआरपीसी 315 में अगर वो एविडेंस देने आता वहाँ उसको शपथ दिलाएंगे, अदरवाइज उसको कहीं भी अभियुक्त को शपथ दिलाने का प्रोविजन नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। धारा 26, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त व्यक्ति ने संस्वीकृति की है तो उसके विरुद्ध वह भी साबित नहीं की जाएगी। 25 क्या कह रहा था कि आपने पुलिस ऑफिसर से कोई कन्फेशन किया है तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। धारा 26 एक कदम आगे बढ़ के कह रहा है कि अगर आप किसी समय पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस की अभिरक्षा में थे और आपने कन्फेशन किया किसी व्यक्ति से, जब आप पुलिस की अभिरक्षा में थे तब आपने कोई कन्फेशन की है तो वो भी साबित नहीं की जा सकेगी। कब साबित कर सकेंगे? इसको अंदर ये शब्द दे रखा है, पढ़ते हैं कि कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। किसके विरुद्ध? अभियुक्त के विरुद्ध वो संस्वीकृति साबित नहीं की जा सकेगी। कब? जब तक कि एक अपवाद है,
जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं की हो। कि अगर पुलिस ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके आता है और वहां मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से वो संस्वीकृति करता है कि मैंने अपराध किया था, और वहां भले पुलिस खड़ी हो तो भी वो रिलेवेंट होती है। तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अगर अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति रिलेवेंट होगी। अब कुछ मामले आते हैं, पहले इसको स्पष्टीकरण को पढ़ लेते हैं, फिर कुछ मामलों को देखते हैं, हम डील करते हैं। इस धारा में मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंटी या अन्यत्र न्यायालय के निर्वहन करने वाली ग्रामनी नहीं आती। छोड़ो, किसी काम का ये नहीं है, ठीक है। ये जो स्पष्टीकरण है हमारे किसी भी काम का नहीं है। क्रॉस मार देना, कोई रट्टा मार के लिख के आते हो, लिख आना, नहीं भी लिख के आओगे मेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये कोई भी काम के नहीं रहे हैं, और जो नया आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS है, उसमें इसको हटा भी दिया गया, रिपील भी कर दिया गया। अब कुछ मामले समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, जब पुलिस ऑफिसर एक अभियुक्त व्यक्ति को लेकर जा रही थी, कहां, कोर्ट में पेश करने के लिए, तो पुलिस या तो बस में ले जाती है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ट्रेन व्रेन में ले जाती है या खुद की गाड़ी में लेके जा रही। तो बस में किसी अभियुक्त को ले जा रहे थे और पुलिस वाले आगे बैठे थे। अभियुक्त अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को ये बात बताता है कि मैंने ही वो मर्डर किया था जो कल अखबार में सब जगह चर्चा आई, और मैंने इस कारण उसको मार दिया था। तो अब ये जो उसने किसी व्यक्ति को, बस में बैठे व्यक्ति को बताया, पुलिस को तो नहीं बताया, तो ये बात क्या संस्वीकृति होगी, इसको मना कर दिया गया, क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस की कस्टडी में कोई भी बात किए उसको साबित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात करते हैं कि एक बार अभियुक्त व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया, लाते हैं। सेक्शन 53 कहता है कि अभियुक्त से अगर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने से, CRPC का सेक्शन 53 की बात कर रहा हूं, वो कहता है कि यदि अभियुक्त का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करने से कोई सबूत मिलता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो अभियुक्त को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया, और जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर बैठा था और अंदर जो डॉक्टर था वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया। डॉक्टर ने पूछा कि भाई क्या किया है तुमने, पुलिस वाले क्यों पकड़ के लेके आए। उसने कहा कि सर जो कल माननीय बड़े नेताजी का मर्डर हुआ है, मैंने उनको मारा है, क्योंकि वो पेपर लीक करवाते थे, उनका नाम आया था पेपर लीक में, और इससे पहले उस व्यक्ति को भी मैंने ही मारा था। तो ये स्टेटमेंट भी कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं रखे, भले ही पुलिस ऑफिसर बाहर बैठा था, पर यह माना गया कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में ही था। मेडिकल एग्जामिनेशन अंदर कमरे में हो रहा था, बाहर तो पुलिस ऑफिसर बैठा था, भाग तो सकता ही नहीं था क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में था। एक बार पुलिस ऑफिसर क्या हुआ, टांगे पर लेके जा रहे थे कोर्ट में, और वो टांगे पर हथकड़ी लगाकर और खुद चाय पीने चला गया, और उसको अभियुक्त को वहीं बैठे ही चाय पकड़ा के आ गया, और पुलिस ऑफिसर वहीं कोई थड़ी पे खड़ा होकर चाय सिगरेट वगैरह पी रहा था। तो उस अभियुक्त ने टांगे वाले को पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो इसको भी क्या माना, संस्वीकृति नहीं माना गया। ठीक है, तो अब आप देख लो कि पुलिस कस्टडी में आप किसी भी कंडीशन में हो तो इसको संस्वीकृति नहीं माना जाएगा। ये जो टांगे वाले की बात कर रहा हूं, इसको केस को लिखना R वर्सेज लेफ्टर। हालांकि मैं अभी साथ में ही आकृति मैम को भेज दूंगा, ये 4 पेज हैं, इसमें संस्वीकृति स्वीकृति में अंतर है, और कम से कम 25 से 30 केस लॉज है, क्योंकि ये 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा 24 से 27 तक। तो इसमें 10-12 केस लॉज आपको लिखने पड़ेंगे। तो मैं ये कोई 25-30 केस लॉज है और संस्वीकृति स्वीकृति में अंतर है, ये 4 पेज के फोटो खींच के मैम को भेज दूंगा, मैम PDF बनाकर, और जैसे ये वीडियो पोस्ट करेंगी अपलोड करके साथ में वो PDF भी ग्रुप में डाल देंगी। ओके, वहां से आप केस पढ़ लेना। अब कोई व्यक्ति अगर संस्वीकृति करने के बाद मुकर जाए, जैसे मान लो कि मैं पुलिस कस्टडी में भी नहीं था, मैंने अपराध किया, अपराध करने के बाद मैं अपने दोस्त को आकर कह रहा हूं कि भाई मैंने ही टपकाया उसको, उस लड़की को मैंने ही टपकाया,
वो जो कह रही थी ना, एक मिनट रुकना, सॉरी कोई कॉल आ गया था। ओके, तो मैं बता रहा था कि अगर कोई, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि वो लड़की को मैंने ही मारा था क्योंकि मैंने उसको प्रपोज किया था, मैं प्यार करता था, और वो किसी दूसरे के साथ घूमती हुई मैंने देखी और उसने मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने गुस्से में आके उसको मार दिया। और दोस्त आकर अगर कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इसने अपराध को स्वीकार किया था मेरे सामने, तो ये संस्वीकृति है। क्योंकि एक ही जगह पे मना किया है कि या तो आप पुलिस से मत करो या फिर आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रहते हुए मत करो, और तीसरा कि प्राधिकारवान व्यक्ति ने उत्प्रेरणा धमकी वचन दिए तो उसके बाद मत करो, अदरवाइज कोई भी संस्वीकृति है रिलेवेंट है। तो आपने अपने दोस्त से संस्वीकृति की और दोस्त निकला दुश्मन आपका, उसने कहा आज इसकी लंका लगा देता हूं, और कोर्ट में जाकर सारा स्टेटमेंट दे दिया, तो ऐसा स्टेटमेंट संस्वीकृति है। पर अभियुक्त व्यक्ति मुकर जाता है कि मैंने तो कोई संस्वीकृति की ही नहीं। तो कोई व्यक्ति संस्वीकृति करने के बाद अगर मुकर जाता है तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। साहू वर्सेज उत्तर प्रदेश का केस था, केस का नाम लिख देता हूं यहां पर, साहू वर्सेज उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक और खुशखबरी आपको देता हूं जो लोग क्लास पढ़ रहे हैं, 5 सितंबर से हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में डिलीवर लॉ को शुरू कर रहे हैं। जितने भी केस लॉज में आज चर्चा कर रहा हूँ या जितने भी फ्यूचर में पढ़ाए जाएंगे, डायरेक्ट ये क्लास जैसे आपने शुरू में राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ा था स्लाइड में, वो वैसे के वैसे स्लाइड में आएंगे सारे केस लॉज भी वहीं प्रिंट हुए मिलेंगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार के नोट्स नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट पीडीएफ डालेंगे, या तो प्रिंट ले लो या आप उस पीडीएफ को देखकर लिख लो। पढ़ाने के बाद वैसी की वैसी जो हमने पढ़ाया वैसी की वैसी फाइल हाथों हाथ पीडीएफ बनाकर डाल दिया जाएगा। मैं जैसे मेंस एग्जाम निपटेगा 5 दिन 4 दिन सेटअप करने में लगेगा। 5 सितंबर से प्रोफेशनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मेंस की क्लास है जो एपीओ मेंस होगी, एक प्रोफेशनल बेस के रूप में स्टार्ट करने का प्लानिंग्स पर हम काम कर रहे हैं। प्री तक तो सारा कुछ ऐसे ही जैसे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाएंगे, और कोशिश है कि 3 क्लासें की जाए और तीनों क्लासें प्रॉपर वॉइस सेटअप सब कुछ किया जाए। मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेरी टीम के लिए वो मंगाए हैं, और लगभग सारे सेटअप 4-5 सितंबर से पहले कंप्लीट करके और प्रोफेशनल क्लासें 3 अलग अलग जगहों से शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो मैं बात कर रहा था साहू वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य की। ये क्या कहता है साहू वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का केस, कि किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है और वो उस संस्वीकृति की संसूचना आवश्यक नहीं होती। अभियुक्त का कोई भी स्टेटमेंट अगर संस्वीकृति है तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को सूचित करना आवश्यक नहीं है। क्या कहा साहू वर्सेज यूपी राज्य के केस में कि आपने कोई कन्फेशन किया है तो ऐसा कन्फेशन क्या होगा, दूसरे को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने मर्डर करने के बाद मैं घर के बाहर आके बड़बड़ा रहा हूं कि मैंने अपनी सुंदर पत्नी का मर्डर कर दिया क्योंकि वो पड़ोसी के साथ उसके अनैतिक संबंध थे, तो ये मेरा स्टेटमेंट भले किसी ने सुना है नहीं सुना है, इसको संस्वीकृति की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो संस्वीकृति की संसूचना का संस्वीकृति के कथन की संसूचना आवश्यक नहीं है, इसको संस्वीकृति की कैटेगरी में रखा जाएगा अगर किसी माध्यम से ये कोर्ट के सामने आती है। ठीक है, आपको क्या बता रहा था मैं, मुकरी हुई संस्वीकृति जिसको बोला जाता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन।
उसकी एविडेंसरी वैल्यू पे बात कर रहा था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त के सामने स्वीकार कर लिया कि उस लड़की को मैंने ही मारा था क्योंकि उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था, तो इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, इस पर बात कर रहा था। सकाराम वर्सेज महाराष्ट्र का केस था। महाराष्ट्र, इस केस में क्या कहा गया कि किसी ने अगर संस्वीकृति करने के बाद वो उससे मुकर गया है तो ये एक अच्छा एविडेंस है और न्यायालय को ऐसी मुकरी हुई या प्रत्याहृत संस्वीकृति को के मामलों को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर न्यायालय को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी प्रत्याहृत संस्वीकृति की स्वतंत्र साक्ष्यों के द्वारा संपुष्टि होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति ने दोस्त से स्वीकार किया था कि मैंने मर्डर किया उसका गर्लफ्रेंड का जिसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था, तो उस मामले में कोर्ट को यह देखना चाहिए कि केवल इस स्टेटमेंट के आधार पर सजा ना करे, कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो इस बात का पुष्टि करता है कि उसी व्यक्ति ने स्वीकार किया था उससे संपुष्टि करा लेनी चाहिए, कोरोबरेशन करवा लेना चाहिए। और साथ में ये देखो कि जो संस्वीकृति की है वो सत्य है, स्वतंत्र है और स्वेच्छा से की है। अगर मामले की कोई अन्य साक्ष्य से संपुष्टि हो रही है और कोर्ट को लग रहा है कि ऐसी संस्वीकृति सत्य, स्वतंत्र और स्वेच्छा से की गई थी, तो भले ही ऐसी संस्वीकृति से अभियुक्त मुकर गया हो, उसके आधार पर आप सजा कर सकते हो, एक अच्छा साक्ष्य हो सकता है। बाकी में केस लॉज आपको डाल देंगे, धारा 27 साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि सिस्टम थोड़ा हीटिंग कर रहा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से सिस्टम थोड़ा हीटिंग कर रहा। और यहाँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कूल पैड वगैरह नहीं है सिस्टम को ठंडा करने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार का, तो थोड़ा सा मैं क्लास को शॉर्ट करूँगा। तो धारा 27 पढ़कर मैं क्लोज करना चाहूँगा ताकि 24 से 27 का एक बंच बन जाए। तो पढ़ते हैं धारा 27। धारा 27 क्या कह रही है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, कब, जब उसने पुलिस को कोई जानकारी दी है उसमें से कितनी जानकारी साबित कर सकेंगे, क्योंकि इसने मना कर दिया कि पुलिस से कोई संस्वीकृति दी है, साबित नहीं करेंगे। पुलिस अभिरक्षा में कोई बात की है उसको भी साबित नहीं करेंगे। तो धारा 27 इन 25-26 का अपवाद है। क्या है? 25-26 का अपवाद है धारा 27। ये बताती है कि पुलिस अभिरक्षा में आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसमें से केवल छोटी सी बात साबित कर सकेंगे। क्या साबित कर सकेंगे? पढ़ते हैं कि कहां से परंतु से शुरुआत कर रहा है। इन दोनों धारा के बाद परंतु लगा के इसको पढ़ना। जैसे पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह साक्ष्य दिया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति ने जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था, यहां से शुरुआत किया क्योंकि यहां पुलिस ऑफिसर की कस्टडी की बात है, तो कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति ने उस समय जब वह पुलिस की अभिरक्षा में से था उससे कोई प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है। कि आपको किसी तथ्य का पता कब चला है? जब अभियुक्त पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में था और उस दौरान उसने कोई स्टेटमेंट दिया है। उस प्राप्त जानकारी से क्या पता लगा है? किसी तथ्य का पता लगा है। तो ऐसी जानकारी का, चाहे वह संस्वीकृति हो या नहीं हो, जिससे उस तथ्य का पता चला है, वो साबित की जा सकेगी। कि यदि अभियुक्त व्यक्ति ने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कोई बात पुलिस से की है जिसके द्वारा किसी तथ्य का पता लगा है, तो वो पुलिस कस्टडी में भले ही वो रहा हो, वो संस्वीकृति में आती है नहीं आती है, केवल उतनी बात जिससे उस तथ्य का पता चला है, कोई डिस्कवरी हुई है, तथ्य का पता चला है, उसको साबित किया जा सकेगा। तो तथ्य का पता चला है, इतनी बात को साबित कर सकेंगे। क्या कह रही है धारा 27? समझो कि यदि किसी व्यक्ति ने कहा है कि मैंने मर्डर किया था मेरी पत्नी का, तो ये तो साबित नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसने पुलिस कस्टडी में कहा है। पर वो कहता है, पुलिस उससे पूछती है कि मर्डर तो किया था, पर तेने मर्डर किससे किया था ये बता। कि तलवार से किया था। तलवार कहाँ है? कि तलवार तो मैंने मर्डर करने के बाद तालाब में फेंक दी थी। तो ये जो फैक्ट कि मर्डर किससे किया है? तलवार से। और तलवार कहाँ फेंकी?
पास के किसी तालाब में फेंकी, पोंड में फेंकी, तो ये एक तथ्य पता लगा है, इस तथ्य को साबित किया जा सकेगा। तो अगर अभियुक्त ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई स्टेटमेंट दिया है, चाहे वह संस्वीकृति कोटि का हो या ना हो, उस स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी तथ्य की डिस्कवरी होती है। कोई भी फैक्ट ऐसा है जो इन्वेस्टिगेशन में सहायता कर रहा है, तो उस तथ्य को साबित किया जा सकेगा, ऐसी फैक्ट की डिस्कवरी वैलिड होगी। एक केस आता है धारा 27 पर, फेमस केस है अग्नु नागेशिया वर्सेज बिहार। अग्नु नागेशिया के केस में अभियुक्त के द्वारा एफआईआर के तथ्यों में अपराध की संस्वीकृति का कथन किया था, इसको तो अग्राह्य कर दिया था, पर उस एफआईआर में कोई तथ्य था कि उस तालाब में हथियार भी पड़ा हुआ है। क्या किया, अभियुक्त ने एक अपराध किया और खुद ही एफआईआर लिखाने आ गया कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति का मर्डर हो गया और एक व्यक्ति जिसने मर्डर किया है और उसने वो तलवार तालाब में फेंक दी मर्डर करके, या कोई हथियार है वो जमीन में गाड़ दिया। अब एफआईआर लिखा दी कि वहां पर हथियार भी पड़ा हुआ है, वहां भूसे में पड़ा हुआ है, कहीं भी जहां भी आपने, या कोई टपरी वगैरह होती है, घास फूस की जो झोपड़ी बनी होती है उसमें छिपाए रखा है, वो हथियार वहां देखा है, ऐसा उसने एफआईआर में लिखा दिया ये सारी बात। तो अभियुक्त की एफआईआर को तो एडमिट नहीं किया क्योंकि उसमें अपराध का कन्फेशन था। बाद में पता लगा कि जो एफआईआर कराने आया वही अभियुक्त था, तो अभियुक्त ने जो एफआईआर लिखाई उसको तो कन्फेशन में नहीं लिया, पर उसमें जो बात लिखाई कि वहां पर तलवार पड़ी है, ये धारा 27 के अंतर्गत डिस्कवरी कर रही है, किसी फैक्ट को बता रही है, तो ये रिलेवेंट हो जाती है धारा 27 में। एक और था पुलकरी कोटैया वर्सेज एम्परर का केस। पुलकरी कोटैया वर्सेज एम्परर का केस था। इसमें क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के निर्देशन पे हत्या के लिए जो अभियुक्त ने हथियार उपयोग किए, वो पुलिस ने जब कस्टडी की में अभियुक्त से पूछताछ की, मर्डर कैसे हुआ, और पुलिस पूछताछ क्या करती है, 4 डंडे लगाती है, अभियुक्त सब बता देता कैसे अपराध हुआ। तो पुलिस डंडे लगा के पूछती हथियार कहाँ छिपा है, तो हथियार की जो रिकवरी हुई है वो कन्फेशन से अलग हटाकर उसको धारा 27 में रिलेवेंट बना दिया जाएगा। एक बार धारा 27 को रिपीट कर देता हूं, क्या कह रही है धारा 27। बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर अभियुक्त ने पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट दिया और वो संस्वीकृति है तो उसको तो साबित नहीं कर सकेंगे, पर उस कथन में से उतना जिसके द्वारा किसी तथ्य की या अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त जानकारी से कोई फैक्ट पता लगा है तो उसको साबित किया जा सकेगा। तो परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में रहते हुए कोई प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उस तथ्य का पता लगा है, तो ऐसी जानकारी में से चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आए या नहीं आए, उतनी जानकारी जिसके द्वारा तथ्य का, जो तथ्य से स्पष्ट संबंधित है या जिसके द्वारा तथ्य का पता लगा है, वो साबित की जा सकेगी। इसको क्यों साबित किया जाना वैलिड रखा कोर्ट ने, विधायिका ने, जो कानून बनाए, इसलिए कि अगर वो तलवार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभियुक्त मर भी जाता और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मतलब अभियुक्त मरने का मतलब है कि अभियुक्त की ट्रायल चल रही थी, ट्रायल चलती रहती, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, 6 महीने बाद वो तालाब खाली होता, तो जिस तालाब में आपने तलवार फेंकी थी वो तलवार तो तब भी बरामद हो जाती या कुल्हाड़ी बरामद हो जाती, और ये फैक्ट कि इसी कुल्हाड़ी से किसी व्यक्ति को मारा था, तो ये तो अगर पुलिस वो जो अभियुक्त है वो नहीं बताता तो भी पता लग जाता। तो इसलिए इस फैक्ट को संस्वीकृति में नहीं रखा, क्योंकि ये फैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा फैक्ट है जो आज ना नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता लगना था। अभियुक्त की निजी जानकारी का फैक्ट इसको नहीं कर सकते। पर अपराध कैसे किया, ये एक कमरे के अंदर हुआ है और अभियुक्त ने ही तलवार से अपनी पत्नी को मारा कुंडी लगा के, और ये बात सिर्फ अभियुक्त को ही पता है कि उसने पत्नी को मारा है। तो ये बात आज नहीं, कल नहीं, जीवन भर पता नहीं लगेगी अगर अभियुक्त बताएगा नहीं कि मैंने पत्नी को मारा है। और जिस तलवार से मारा वो तलवार तो कहीं भी छिपाए अभियुक्त, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। आप कोई जमीन में
खून वगैरह करके हथियार को छिपाओगे, कुत्ता ही खोद लेता है उसको। तो इसलिए धारा 27 में कोई डिस्कवरी हुई है किसी फैक्ट की, कोई हथियार बरामद हुआ है, उसको रिलेवेंट बनाया गया है। 4 सेक्शन पढ़े हैं, केस लॉज में साथ में डलवा दूंगा। सिस्टम थोड़ा गर्म है और मैं कोशिश करता हूँ एक और क्लास कल जल्दी ही अपलोड करवा दूंगा ताकि कल एक और एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए। थोड़ा जल्दी करेंगे सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।